जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट से जिससे आज आप सब गुजर रहे हैं, जिसके अंदर आप सब फंसे हुए हैं, और वो है माया। चाहे वो पैसे की माया हो, चाहे वो मन की माया हो, या फिर तांत्रिक माया हो। सनातन धर्म हमें हमेशा सबसे पहले ये सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ जो दिखती है वही सच नहीं होती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। जो दिख नहीं रहा वही ज्यादा पावरफुल होता है, और इसी को माया कहते हैं। ये कलयुग ही माया, और माया ही कलयुग है। और इसका सहारा कौन सा ग्रह है? वो है राहु। माया के भी दो पहलू हैं। एक होती है अविद्या माया, जिसे हम आसुरी माया भी कहते हैं, जो आपको भोग, लालच, डर, ईगो और अटैचमेंट में फंसा देती है। और दूसरी होती है विद्या माया, जिससे योग माया या महामाया कहा गया है, जो आपको उसी दुनिया में रहकर सच का रास्ता दिखा देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही माया आपको चलाती हैं। बस फर्क इतना है कि एक आपको बांध कर रखती है और दूसरी आपको धीरे धीरे जगाती है। हर जीव अपनी यात्रा में कभी अविद्या माया के ज्यादा करीब हो जाता है और कभी विद्या माया के। और इसी बैलेंस को समझने के लिए ग्रहों का सिस्टम बनाया गया, क्योंकि ग्रह सिर्फ फल देने वाले पॉइंट नहीं होते, बल्कि आपकी चेतना के स्टेजेस होते हैं। लेकिन अब इस माया का सॉल्यूशन क्या है? हमें इस माया से डिटैच कौन कर सकता है? माया से भागना सॉल्यूशन नहीं होता। माया को समझ लेना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी होती है, और इसी समझ का नाम है मोक्ष। जहां आप दुनिया छोड़ते नहीं हो, बल्कि आप परमात्मा से जुड़ते हो। जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त भी हो सकते हो। और इसमें कौन सा ग्रह आपकी हेल्प करेगा? वो है केतु। राहु आपको अविद्या माया के थ्रू दुनिया का सच दिखाता है, और केतु आपको विद्या माया के थ्रू अपने अंदर का सच याद दिलाता है। तभी जहां कहा जाता है कि आप कभी उपाय करें, तो दोनों ग्रहों को बैलेंस करके उपाय करें। अगर आप राहु पर ही फोकस करेंगे, तो सिर्फ यही सोचकर कि राहु ने सब कुछ आपसे छीन लिया, वो सबसे क्रूअल प्लेनेट है, तो क्या पता बाद में पता चले कि जो असली परेशानी थी वो आपके केतु ग्रह में थी। क्योंकि कई लोगों की कुंडली में ऐसा होता है। इसीलिए कभी भी ग्रह शांति हो तो राहु और केतु दोनों की शांति होना आवश्यक है, क्योंकि विदाउट बैलेंस इनमें से कोई ना कोई आपकी लाइफ में ही इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं राहु केतु को लेकर। जैसे कि थंबनेल भी आपने देख लिया, टाइटल भी आपने पढ़ लिया। ये आप सबको सुनना है, समझना है। आज मैं समझाऊंगा कि राहु और केतु किन भावों में अच्छे होते हैं। तो अपनी कुंडली को खोल के रखिए, और बिल्कुल चिंता मत करिए कि मैंने आपका राहु जिसमें है वो भाव बताया ही नहीं। हर चीज का सॉल्यूशन होता है। इसीलिए अगर आपका राहु या केतु अच्छे भाव में नहीं भी है, तो भी शास्त्रों पर आधारित उपाय आपको परमानेंट सॉल्यूशन जरूर देंगे। अगर आप चाहते हैं वो उपाय जानना, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सारे प्रोसेस से, जिससे आप मेरे से बात कर सकते हैं, क्या क्या मेंशन करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से मेरा स्टाफ आपको समझा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, इसलिए आप भी हर बात को ध्यान से समझिएगा। राहु स्पेशल हाउसेस में आइए देखते हैं। सबसे पहले राहु जिन जिन भावों में अच्छा होता है उनकी सबकी बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं
कि आज मैं अगर बता भी दूं कि राहु इस भाव में अच्छा है, तो भी सबसे ज्यादा ये डिपेंड करेगा कि आपका राहु किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, कहाँ कहाँ राहु दृष्टि डाल रहा है। बहुत से पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, क्योंकि राहु किसी अच्छे भाव में भी बैठ जाए तो वो अच्छा फल नहीं देगा अगर वो अनफेवरेबल राशि में हो, अनफेवरेबल नक्षत्र में हो, या ए टू जेड कुछ भी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और ना आपको धोखे में रखूंगा कि अगर मैं ये कह दिया कि राहु अच्छा है तो अच्छा ही होगा, चाहे उसके अच्छे फल देने में कोई चीज अड़चन पैदा कर रही हो। इसीलिए बस एक ये बात ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहले भाव से शुरू करते हैं जिसमें राहु अच्छा होता है। देखिए, आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो उसमें देखेंगे तीसरा भाव, वहां पर कोई भी राशि हो, ठीक है, तीसरे भाव में अगर राहु है तो शास्त्र सीधा कह देते हैं कि राहु डर के लिए नहीं बना, ये राहु रिस्क और एक्शन के लिए बना है। क्योंकि थर्ड हाउस वो जगह है जहां इंसान बोलना सीखता है, कदम बढ़ाता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और राहु का नेचर ही रूल्स तोड़ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। इसीलिए आपके अंदर एक अजीब सा करेज आ जाता है, बोलने का, कहने का और अकेले खड़े रहने का। आप भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे भीड़ को डायरेक्शन देने लगते हो। ये प्लेसमेंट आपको रोज रोज ये सिखाती है कि लाइफ में ग्रोथ कंफर्ट से नहीं, सिर्फ एफर्ट और एक्शन से आती है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि पिछले जन्म में आप अपनी बात नहीं कह पाए, कभी फियर के कारण, कभी सिचुएशन के प्रेशर में, कभी किसी अथॉरिटी के सामने। अंदर बहुत कुछ, पर वॉइस आपकी दब गई, और वही दबी हुई आवाज इस जन्म में पावर बन जाती है। इसीलिए आप बोलते हो, लिखते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, और मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस जैसे फील्ड्स में नेचुरली आगे बढ़ते हो। देखिए, फ्यूचर क्लियरली दिखाता है कि आपकी आइडेंटिटी सेल्फ मेड होगी। भाई बहनों से थोड़ी इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, पर आप अपनी मेहनत से अपना नाम खुद बनाते हो। राहु यहाँ एक साइलेंट प्रॉमिस देता है, सपोर्ट नहीं मिलेगा, पर फॉल भी नहीं होगा। यानी कि अगर राहु आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है तो आपको गिरने भी नहीं देगा। स्ट्रगल रहेगा पर डिफीट नहीं होगी। बस एक बात को समझा रहा हूं कि यहाँ सबसे बड़ा डेंजर आपकी जुबान और आप ओवर स्मार्ट माइंड का मिसयूज है। क्योंकि राहु आपको इतना क्लेवर बना देता है यहाँ पर कि सच को भी ट्विस्ट किया जा सकता है। और अगर आप झूठ, मैनिपुलेशन या ईगो के रास्ते पर गए तो राहु आपको अकेला कर देगा। लेकिन अगर आप इसी करेज को डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्ट एफर्ट के साथ यूज करते हो तो एक दिन वही दुनिया कहेगी, ये इंसान अपने दम पर खड़ा हुआ है। और आपको बस ये समझना है कि फियरलेस माइंडसेट और मेहनत से बना हुआ भाग्य है आपके पास। देखिए, अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में अगर राहु है, राहु का स्वभाव कैसा होता है, मैं बताता हूं आपको। राहु का स्वभाव होता है छुप कर वार करना, सिस्टम की वीकनेस पकड़ना और वहीं से जीत निकाल लेना। इसीलिए जब आपकी कुंडली में राहु सिक्स्थ हाउस में होता है तो जिंदगी आपको आराम से नहीं चलने देती। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका कोई भी दुश्मन लंबी रेस तक आपके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि ये प्लेसमेंट आपको सिखाती है कि आप जीत पावर से नहीं, स्ट्रेटजी से होगी। आप सिचुएशन से लड़ना जानते हो, हार मानना आपके नेचर में ही नहीं होता। शास्त्र यह भी बताते हैं कि पिछले जन्म में आप दूसरों के प्रेशर में जी रहे थे, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हुआ, अनफेयर ट्रीटमेंट मिला, या आपको हर बार खुद को जस्टिफाई करना पड़ा। इसलिए इस जन्म में आपकी आत्मा ने डिसाइड कर लिया, अब झुकना नहीं है। इसी वजह से आपको कॉम्पिटिटर्स, एनिमीज, कोर्ट केस, ऑफिस पॉलिटिक्स, इलनेस जैसे इश्यूज मिलते हैं। लेकिन समझिए, ये प्रॉब्लम आपको तोड़ने नहीं, आपको स्ट्रांग बनाने आती है। फ्यूचर क्लियरली दिखाता है कि आप
सर्विस, लॉ, मेडिसिन, हीलिंग, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लिटिगेशन या कंपटीशन बेस्ड फील्ड में धीरे धीरे सॉलिड पोजीशन बना लेते हो। राहु एक बात साफ कहता है, मैं आपको फाइट दूंगा पर जीत आपकी होगी। बस एक वार्निंग याद रखिएगा, यहां सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप हर इंसान को दुश्मन समझने लगते हो। राहु आपको इतना अलर्ट बना देता है कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगता है। आपकी हेल्थ और मेंटल पीस दोनों को डैमेज कर सकता है ये राहु। इसीलिए आपको अनावश्यक लड़ाइयों में और रिवेंज की फीलिंग से दूर रहना है। हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती, और अगर आपने राहु की एनर्जी को मेहनत, डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटेजी में चैनल कर दिया, तो एक दिन वही लोग पीछे रह जाएंगे जो कभी आपको वीक समझते थे, और संघर्ष से पैदा हुई अजित्य होंगे आप। अब आते हैं नेक्स्ट हाउस जिसमें कि राहु बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि राहु दशम भाव में सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। वो है आपका 10th हाउस। 10th हाउस में राहु बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग मेरे को जब कंसल्ट करते हैं कहते हैं कि मेरा राहु तो 10th हाउस में है, फिर भी इतना बुरा असर क्यों दे रहा है। ध्यान से सुनिए सबसे पहले, क्योंकि 10वां हाउस वो जगह है, यानी कि दशम हाउस वो जगह है जहां आप दुनिया को दिखते हो, और राहु वो ग्रह है जो सीधे नॉर्मल रास्ते से नहीं बल्कि थोड़ा अलग और अनयूजुअल तरीके से आपको ऊपर ले जाता है। इसीलिए जब आपकी कुंडली में राहु 10th हाउस में है तो राहु सीधा कह देता है, आप कॉमन पाथ फॉलो नहीं करोगे, यानी कि आप आसान और सरल रास्ते जो सब लोग यूज करते हैं, आप अगर आप वो फॉलो करोगे तो राहु कभी आपको अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन एक मुकाम पर जरूर पहुंचा देगा। यहां पर बैठा राहु आपको, आपका कर्म सोसाइटी से थोड़ा हटकर होगा पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। फेम, अथॉरिटी और पावर धीरे धीरे आती चली जाएगी, पर जब आती है तो गहरी रूट तक साथ आती है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि पिछले जन्म में आप काम करने वाले थे, जिम्मेदारी निभाने वाले थे, लेकिन पहचान नहीं मिली, क्रेडिट किसी और को चला गया, या आप किसी अथॉरिटी के नीचे दबकर काम करते रहे। वही अधूरापन इस जन्म में एम्बिशन बन जाता है। इसीलिए आप सिर्फ काम नहीं करना चाहते बल्कि दिखना भी चाहते हो। देखिए, फ्यूचर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है दशम हाउस में राहु वालों की। करियर में सडन राइज आएगा, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी, पावरफुल लोगों से कनेक्शन होगा। पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट लीडरशिप, मीडिया, टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं फॉरेन लिंक्ड वर्क में आप अपनी जगह बना ही लेते हो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी, राहु यहाँ वार्निंग भी देता है, मैं ऊपर ले जाऊंगा पर हर नजर आप पर होगी, और यही सबसे बड़ा रिस्क छुपा है। गलत तरीके से पावर लेने की इच्छा, शॉर्टकट और जल्दी इमेज बनाने का टेम्पटेशन, यही राहु आपकी परीक्षा लेता है। इसीलिए आपको झूठी इमेज, अनएथिकल सक्सेस और ईगो से दूर रहना है, क्योंकि अगर आपने नाम पाने की जल्दी में गलत रास्ता पकड़ लिया तो राहु उतनी ही स्पीड से नीचे भी ला देगा आपको। लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सही कर्मा के साथ चलते रहोगे तो एक दिन लोग खुद कहेंगे ये इंसान सिस्टम से ऊपर हटकर बना है, और असाधारण कर्म से असाधारण पहचान, यही है राहु का मैसेज। अब वो आखिरी भाव जिसमें राहु अच्छा होता है, आपका 11th हाउस। जब आपकी कुंडली में राहु 11वें भाव में होता है तो राहु यहाँ महान लाभ देने वाला बन जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 11th हाउस आपकी रिसीव करने की कैपेसिटी दिखाता है, और राहु तो वो ग्रह है जो लिमिट्स तोड़कर पाने की भूख देता है। इसीलिए आप छोटी सोच ही नहीं रख पाते, आपकी डिजायर्स बड़ी होती चली जाती हैं, आपका सर्कल बड़ा होता चला जाता है, आपकी सोच मास लेवल की हो जाती है। ये प्लेसमेंट आपको सिखाती है कि लाइफ में गेन्स सिर्फ हार्डवर्क से नहीं
बल्कि लोगों के नेटवर्किंग और सिस्टम के थ्रू आते हैं। शास्त्र भी यही बताते हैं कि पिछले जन्म में आपने अपनी इच्छाओं को दबा कर जिया था। बहुत कुछ चाहा पर या तो रिसोर्सेज नहीं मिले या सोसाइटी ने रोक दिया। इसीलिए इस जन्म में आपकी आत्मा ने यह डिसाइड कर लिया कि अब आधा नहीं, पूरा चाहिए। इसी वजह से आप फ्रेंड्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिक्स, ऑनलाइन वर्ल्ड, सोशल प्लेटफॉर्म्स और बिजनेस नेटवर्क के थ्रू बहुत तेज आगे बढ़ते हो। फ्यूचर क्लियर दिखता है कि आपको अचानक बड़े गेन्स होंगे, पावरफुल कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, मासेस के थ्रू फेम और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो लोग समझ नहीं पाते। राहु यहाँ सीधा कहता है, आप अकेले नहीं बढ़ोगे, आपके साथ भीड़ चलेगी। लेकिन एक जरूरी वार्निंग याद रखिए, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है ग्रीड और गलत संगत। क्योंकि राहु इतनी अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप राइट और रॉन्ग भूल सकते हो। इसीलिए हर प्रॉफिट के पीछे भागना और हर दोस्त पर भरोसा करना गलत हो सकता है। अगर आपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं किया तो वही नेटवर्क आपको नुकसान भी दे सकता है। लेकिन अगर आप राहु की एनर्जी को सही लोगों, क्लियर विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ यूज करते हो तो एक दिन आपकी इच्छाएं एक एक करके पूरी होती हैं। बड़ी सोच, बड़ा सर्कल और बड़ा लाभ, ये जरूर याद रखिए। अब हमने राहु के बारे में तो देख लिया, समझ भी लिया। अब बारी आती है केतु, और इसमें भी यही कहूंगा कि सब कुछ डिपेंड करता है किस नक्षत्र और राशि में केतु है। दृष्टियां मैटर करती हैं। केतु के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह है तो उस पर भी इन्फ्लुएंस जाएगा। तो ये सब चीजें आपको साथ साथ देखनी है। सबसे पहला वो हाउस जिसमें केतु अच्छा होता है वो है आपका सेकंड हाउस। इसको शांति से समझिएगा, बहुत आराम से। वीडियो को बार बार अगर कुछ समझ नहीं आए तो बार बार सुनिए, समझ जरूर आएगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। दूसरा हाउस जमा करने का होता है, धन, परिवार और वाणी का। और केतु छोड़ देने का ग्रह है, डिटैचमेंट का ग्रह है। इसलिए जब आपकी कुंडली में केतु सेकंड हाउस में होता है तो ये आपको ना पैसों से परेशान करता है ना ही बोलने से, बल्कि आपको इन चीजों से चिपकने की आदत से धीरे धीरे फ्री कर देता है। इसी वजह से आप कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो आपकी बात सीधी दिल को टच करती है। क्योंकि आपकी पावर शब्दों की क्वांटिटी में नहीं बल्कि उनकी सच्चाई में होती है। शास्त्र भी ये बताते हैं कि पिछले जन्म में आप धन, परिवार या वाणी से बहुत गहरा जुड़ाव रखते थे। या तो ज्यादा वेल्थ थी या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ने बांध रखा था, या आप अपनी स्पीच, अपनी वाणी से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट लिमिट क्रॉस कर गया। इसीलिए इस जन्म में आपकी आत्मा ने डिसाइड किया कि अब थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है। इसीलिए इस लाइफ में पैसा आता है पर मन अटकता नहीं। फैमिली होती है पर कभी कभी अंदर से लोनलीनेस फील होती है। फ्यूचर क्लियरली दिखता है कि आप धीरे धीरे सिंपल लिविंग, ट्रुथफुल स्पीच और इनर क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हो। आपकी वाणी ब्लेसिंग जैसी होती है और लोग बिना किसी रीजन आपकी बात पर ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आप खुद को या अपनी आवाज को कम समझने लगते हो। केतु इतना डिटैच्ड बना देता है कि कभी कभी जरूरत के टाइम में भी आप चुप रह जाते हो। इसीलिए आप अपनी बात दबाइए मत और अपनी वैल्यू कम मत समझिए। क्योंकि अगर आपने साइलेंस को वीकनेस बना लिया, लोग आपको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप केतु की एनर्जी को सच्चाई, संयम और सही समय पर बोलने में यूज करते हो तो एक दिन आपकी एक ही बात लोगों को सोच बदल देगी कि सिर्फ एक बात काफी है। और फिर देखिए, पूरी दुनिया की सोच इसी में उलझी रहेगी कि ऐसा क्या है इस इंसान में, इस पर्सन में। बात करते हैं अब फोर्थ हाउस में केतु की। फोर्थ हाउस में केतु अच्छा माना जाता है।
वो इसीलिए क्योंकि केतु मन के अंदर वैराग्य और एक अलग सी दूरी पैदा करता है। और चौथा घर इमोशंस का घर और इमोशनल अटैचमेंट मांगता है। इसीलिए जब आपकी कुंडली में केतु फोर्थ हाउस में आता है तो आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हो, सब ठीक लगता है, पर अंदर ही अंदर एक खालीपन, एक साइलेंस चल रही होती है। ये प्लेसमेंट आपको ये सिखाती है कि आपकी सोल बाहरी कंफर्ट से नहीं बल्कि इनर स्टेबिलिटी से सेटिस्फाई होती है। घर होता है फिर भी मन भटकता रहता है। लोगों के बीच होते हुए भी आपको कभी-कभी लोनलीनेस फील होती है। और बेटा, यही केतु का गहरा लेसन है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि पिछले जन्म में आप घर परिवार, अपनी माँ या इमोशनल सुखों में इतना ज्यादा उलझे हुए थे कि अटैचमेंट ने सोल की ग्रोथ रोक दी। उसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इस जन्म में केतु ने आपके मन को थोड़ा डिटैच्ड बना दिया। इसी वजह से आप इमोशनल होते हुए भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। माँ से डिस्टेंस, बार बार घर बदलना या मन का कहीं ना टिकना, ये सब इस प्लेसमेंट के साइन हो सकते हैं। फ्यूचर तो क्लियरली दिखाता है कि आप धीरे धीरे इनर पीस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और सॉलिट्यूड की तरफ बढ़ते हो। बाहर के सुख धीरे धीरे कम अट्रैक्ट करते हैं, पर अंदर एक गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि रियल पीस बाहर नहीं, अंदर मिलती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है आपकी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह दबा देना। केतु आपको इतना अंदर ले जाता है कि आप अपना दुख भी किसी से कह नहीं पाते। इसीलिए आप अपनी इमोशन से भागिए मत, उन्हें फील करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने खुद को बिल्कुल अलग कर लिया तो अंदर की रेस्टलेसनेस बढ़ेगी। लेकिन अगर आप केतु की एनर्जी को एक्सेप्टेंस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और इनर बैलेंस में बदल देते हो तो एक दिन बिना किसी वजह के भी आपका मन शांत रहने लगता है। अब बात करते हैं केतु अष्टम भाव में अच्छा होता है, जस्ट बिकॉज ये आपको सिर्फ रहस्यों में उलझाने के लिए नहीं बल्कि सच तक पहुंचाने के लिए होता है। क्योंकि अष्टम हाउस डर का नहीं बल्कि अननोन को देखने की हिम्मत का भाव है। और केतु वो ग्रह है जो परत दर परत हटा देता है। इसीलिए आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो आम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये प्लेसमेंट साफ बताती है कि आपकी सोल सरफेस के लिए नहीं बनी। आपको डेप्थ चाहिए, ट्रुथ चाहिए और चीजों की जड़ तक जाना है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि पिछले जन्म में आप गुप्त ज्ञान, तंत्र, साधना, रिसर्च या मिस्टीरियस सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे, या फिर लाइफ में कोई बड़ा सडन चेंज, बिट्रेयल या डेथ रिलेटेड एक्सपीरियंस हुआ था। सोल को हिलाया गया था। वही अधूरा एक्सपीरियंस इस जन्म में कंप्लीट होने के लिए आपको फिर से एर्थ हाउस तक ले आया है। इसीलिए इस लाइफ में आप क्राइसिस से भागते नहीं बल्कि उनके अंदर उतरते हो। फ्यूचर क्लियरली दिखाता है कि आप एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, हीलिंग, रिसर्च, ऑकल्ट, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, मेडिसिन या ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी फील्ड में गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। हाँ, लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन हर फॉल आपको और ज्यादा अवेयर बना देगा। लेकिन एक बहुत जरूरी वार्निंग याद रखिएगा, यहाँ सबसे बड़ा डेंजर है खुद को दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ कर लेना। केतु आपको अंदर ले जाता है कि बाहरी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगती है। इसीलिए आप लोनलीनेस, फियर और नेगेटिव थिंकिंग में मत डूबिए। क्योंकि अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को बर्डन बना लेंगे तो केतु आपको चुपचाप अंदर ही अंदर तोड़ देगा। लेकिन अगर आप केतु की एनर्जी को समझकर एक्सेप्टेंस और इनर विजडम में बदल देते हो तो एक दिन लोग खुद कहेंगे और कहने लगते हैं कि ये इंसान बहुत कुछ सहकर भी बहुत गहरा हो गया है। अब वो लास्ट हाउस जिसमें केतु ऑस्पिशियस होता है, बहुत अच्छा होता है, वो है आपका 12th हाउस।
आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में 12वें घर में अगर केतु है, तो ये आपकी आत्मा को धीरे धीरे बंधनों से फ्री करने के लिए काम करेगा, क्योंकि 12th हाउस ही दुनिया से थोड़ा हटने, सॉलिट्यूड और इनर स्पेस का भाव है। और केतु तो खुद ही डिटैचमेंट का ग्रह है, इसीलिए यहाँ केतु अपनी फुल एनर्जी, फुल नेचर में होता है। ये प्लेसमेंट साफ बताती है कि आपकी सोल बाहरी दुनिया की भाग दौड़ में ज्यादा उलझने के लिए नहीं बनी। आपको तो शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए और अंदर से एक ऐसा स्पेस चाहिए। आप भीड़ में होते हुए भी अंदर से अकेले रहते हो, और वही लोनलीनेस धीरे धीरे समझ और मैच्योरिटी में बदल जाती है। शास्त्र ये भी संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में आप त्याग, सेवा, साधना या स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हुए थे। वर्ल्डली डिजायर्स का एक्सपीरियंस पहले ही हो चुका है आपको, इसीलिए आत्मा और भोग नहीं चाहती आपसे। इसी अधूरे वैराग्य को कंप्लीट करने के लिए इस जन्म में केतु यहाँ बैठा है। इसी वजह से आप खर्चों को लेकर थोड़े केयरलेस हो सकते हो, नींद हल्की होती है, ड्रीम्स डीप आते हैं, और फॉरेन लैंड या एकांत से नेचुरल कनेक्शन बन जाता है। फ्यूचर क्लियरली दिखता है कि आप स्पिरिचुअल वर्क, हीलिंग, मेडिटेशन, हॉस्पिटल्स, आश्रम्स, फॉरेन प्लेसेस या बिहाइंड द सीन्स रोल्स में रियल पीस और सेटिस्फैक्शन पा सकते हो। दुनिया आपको अजीब समझ सकती है, लेकिन आपकी सोल को पता होता है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन एक बहुत जरूरी वार्निंग याद रखिए, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क रियलिटी से पूरी तरह भाग जाना। केतु इतना डिटैच बना देता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कट ऑफ होने लगते हो। इसीलिए आप जिंदगी से भागिए मत, बल्कि उसे समझते हुए जीना सीखिए। क्योंकि अगर आपने दुनिया को बोझ मान लिया तो लोनलीनेस हैवी हो जाएगी, लेकिन अगर आप केतु की एनर्जी को एक्सेप्टेंस, सेवा और इनर डिसिप्लिन में बदल देते हो, तो एक दिन बिना कुछ पाए भी आपका मन भरा भरा महसूस करता है।